नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं छात्रों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ही बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इस जीके आर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी छात्र जो जुड़े हुए हैं या निकट भविष्य में जुड़ने वाले हैं, मैं उन सभी छात्रों से ये अपील करूँगा कि आप जब भी मेरी वीडियो को देखें, वीडियो की क्वालिटी के अंदर किसी प्रकार का कोई कमी हो या फिर आपको किसी प्रकार की बातों को समझने में कहीं कोई परेशानी हो या फिर आपको लगता है कि जो बातें बताई गई हैं उन बातों में किसी प्रकार का विरोधाभास है, तो आप निश्चित रूप से मेरे पास कमेंट करके मुझे इस बात को सूचित करें, मुझे बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं उसमें सुधार करके आपके सामने वो वीडियो ला सकूं। फिलहाल मैं छात्रों आपसे ये कहूँगा कि आप जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को न सिर्फ अपने लिए उपयोगी बनाएं बल्कि अन्य छात्रों के लिए भी उपयोगी बनवाएं। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब बनता है कि आप अन्य छात्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। आप जितना अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम आपको बता दें कि अभी तक मैं बायोलॉजी का 4-5 लेसन पढ़ा चुका हूं और जो लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें भी पता है कि पिछले वीडियो में मैं सेल चैप्टर को पढ़ाया था। हालांकि इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आज सेल का जो वीडियो बनेगा वो तीसरा वीडियो बनेगा। तो उसी सेल चैप्टर को आज मैं कंटिन्यू करूंगा। सेल के बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दिया था। सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसका क्या रोल है, आज मैं इन्हीं पर चर्चा करूंगा। और आपको ये पता है कि जब मैंने दूसरा ये वीडियो बनाया तो उस दूसरे वाली वीडियो में मैं सेल के अभी तक 3 कंपोनेंट की चर्चा कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की चर्चा कर दी है। अब इस न्यूक्लियस के बारे में मैं जो बातों को बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, वो मैंने यही बताया था कि न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। अब डीएनए का क्या रोल है, आरएनए का क्या रोल है, इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुका हूं। तो आज हम इस डीएनए से आगे इस न्यूक्लियस के अंदर और क्या चीजें होती हैं उसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो अभी तक सेल के जितने कंपोनेंट को पढ़े हैं, पहले आइए उसको हम देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया है सेल वॉल के बारे में, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और एक और टॉपिक पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। जब सेल के इस कंपोनेंट को मैंने पढ़ाया था तो मैं इस बात को बताया था कि ये सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट हैं। सेल वॉल भी हैं, सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है। और इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 2 चीज़, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए आरएनए की मैं विस्तृत चर्चा सेल के पार्ट 2 वाली वीडियो में मैंने कर दी है। तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एक न्यूक्लिक एसिड हैं जो 2 टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। अब ये दोनों की चर्चा मैं कर चुका हूं, दोनों के कार्यों को भी मैं बता चुका हूं। अब इस डीएनए के ऊपर अटैच होता है क्रोमोसोम। नाम सुने हैं आप, क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होता है जीन। जीन तो ध्यान दें, यहां पर यह पढ़ाई हो चुका है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 2 वाली वीडियो में। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं हम पार्ट 2 वाली वीडियो में। और उसी में पाए जाने वाले 2 न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए और एक आरएनए, इस दोनों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों कंप्लीट हैं। अब इस डीएनए के ऊपर जो अटैच होता है क्रोमोसोम, इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। और इस क्रोमोसोम के ऊपर जो अटैच होता है जीन, इसके बारे में भी नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम को समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं किन बातों को बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये है आपका एक कॉमन सेल, ये सेल है।
और इस सेल के सेंटर में क्या होता है, तो सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। यही तो बात मैं बताया था कि सेल के सेंटर में क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो इसी न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए और इसी न्यूक्लियस के अंदर है आरएनए। तो डीएनए भी मैं बता चुका हूं, आरएनए भी बता चुका हूं। अब इस डीएनए के ऊपर होता है ये क्रोमोसोम, डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम अटैच होता है और इस क्रोमोसोम के ऊपर होता है जीन। तो अगर हम क्रोमोसोम और जीन ये दोनों भी पढ़ लें तो इसका मतलब कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें हैं वो सब की पढ़ाई कंप्लीट, और सब पढ़ाई कंप्लीट तो इसका मतलब सेल का ये कंपोनेंट पूरी तरह से समाप्त। तो आइए हम देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम के बारे में जिन बातों को हम लोगों को जानना है वो कौन सी बातें जाननी हैं, तो आइए उसको हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। ये न्यूक्लियस में ही आएगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और एक कंपोनेंट हो गया इसके अंदर कौन, आरएनए। अब इस डीएनए पर अटैच है कौन, क्रोमोसोम। तो अभी हमको इस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है, इस क्रोमोसोम के बारे में जानना है कि ये क्रोमोसोम क्या होता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम किस पर अटैच होते हैं, यानी किसके ऊपर पाए जाते हैं, तो यह किसके ऊपर पाए जा रहे हैं, डीएनए के ऊपर पाए जा रहे हैं। तो इसको हम सीधे कहेंगे अटैच्ड ऑन डीएनए। यह किसके ऊपर पाया जाता है, डीएनए के ऊपर पाया जाता है, यह डीएनए के ऊपर होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल के अन्य कंपोनेंट की तरह क्या हम क्रोमोसोम को भी माइक्रोस्कोप पर देख सकते हैं, क्योंकि सेल तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है सेल कि हम सेल को अपने नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। सेल को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, और माइक्रोस्कोप पर जब हम किसी भी चीज़ का सेल रखेंगे तो उस सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से सेल के अंदर अंग हैं, वो सारे अंग दिखाई देंगे, सारे अंग दिखाई देंगे, सिर्फ एक कंपोनेंट को छोड़कर। किसको छोड़कर, क्रोमोसोम को छोड़कर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेल के एकमात्र उस कंपोनेंट का नाम बताइए जो माइक्रोस्कोप पर भी नहीं देखा जा सकता है। आपका आंसर क्या होगा, क्रोमोसोम। सामान्य अवस्था में दिखता ही नहीं है, सारे कंपोनेंट माइक्रोस्कोप पर देखे जा सकते हैं सेल के अंदर के, लेकिन सिर्फ क्रोमोसोम को देखा नहीं जा सकता है। तब सवाल उठता है कि क्रोमोसोम को देखा कैसे जा सकता है। तो क्रोमोसोम को सिर्फ एक प्रोसेस के दौरान ही देखा जा सकता है, और उस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन याद रखेंगे, सेल डिवीजन का मतलब हो गया कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब ये कोशिका विभाजन क्या है, जब एक सेल परिपक्व हो जाता है तो अपने आप में डिवाइड करता है, और अपने आप में डिवाइड करके एक से अधिक सेलों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से एक सेल डिवाइड करके एक से अधिक सेलों का निर्माण किया। अब ये किस प्रकार से डिवाइड करता है कि कितने जो है सेल का निर्माण होगा, ये तमाम चीज़ें मैं सेल डिवीज़न के दौरान आपको बताऊंगा कि सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है, सेल डिवीज़न के प्रोसेस में एक जब सेल डिवाइड करेगा तो कितने सेल का निर्माण करेगा, ये तमाम चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा सेल डिवीज़न के दौरान। बट यहाँ पर आपको फाइनली ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान यही रखना है कि जब सेल डिवीज़न का प्रोसेस होगा तो सिर्फ उसी प्रोसेस के दौरान कौन दिखाई देगा, क्रोमोसोम दिखाई देगा। यानी अगर कहा जाए कि इसकी विजिबिलिटी को बताइए कि यह कब दिखाई देता है, तो हम क्या बताएंगे कि यह सिर्फ जो है कब दिखाई देगा, सेल डिवीज़न के दौरान ही दिखाई देगा, कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देगा। बाकी सामान्य अवस्था में हम माइक्रोस्कोप पर भी क्रोमोसोम को नहीं देख सकते हैं। न्यूक्लियस को आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस दिखाई दे देगा, डीएनए दिखाई दे देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे देगा, लाइसोसोम दिखाई दे देगा, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा कंपोनेंट है जो दिखाई नहीं देगा, कौन सा, क्रोमोसोम। तो आप समझ गए कि क्रोमोसोम कब दिखाई दे सकता है, तो तभी दिखाई देगा जब उस सेल में कौन सा प्रोसेस हो रहा हो, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता हो। अब देखिए अगला बात, क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम होते हैं
ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। याद रखिएगा, क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में ही होते हैं, सिंगल यह कभी नहीं होता है, हमेशा पेयर्स में होता है। तो हम बात करेंगे किसकी? तो हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की। हम यहाँ पर बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की। और अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में यानी हम लोगों में कुल 23 पेयर्स क्रोमोसोम होता है। अभी मैं बात को बताया हूँ कि हमेशा क्रोमोसोम किस में होता है? पेयर में होता है। 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे शरीर में पाए जाते हैं। 23 पेयर का मतलब हो गया कि संख्या में यह कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम की संख्या हमारे बॉडी में कितने पेयर्स में होती हैं? 23 पेयर्स में होती है। तो 23 पेयर में है। अलग अलग जीवों में क्रोमोसोम की संख्या भी अलग अलग होती है। यहाँ पर हम लोग मानव की बात करें तो मानव में 23 पेयर्स होता है, यानी 46 होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जाएगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर्स में ही क्यों होता है? क्या यह सिंगल नहीं हो सकता है? तो याद रखेंगे कि हमेशा यह पेयर्स में होता है, लेकिन अगर ये सिंगल हुआ, किसी भी स्थिति में, किसी भी केस में अगर क्रोमोसोम सिंगल हो जाते हैं, उसका पेयर नहीं बैठता है, तो याद रखिएगा कि जब जब क्रोमोसोम का पेयर नहीं बैठेगा तब तब समस्या होगी, तब समस्या होगी। हमेशा यह पेयर्स में ही जाएगा। मम्मी पापा में 23 पेयर मम्मी में है, 23 पेयर पापा में भी है। उनके जब बच्चों में जाएगा तो उनके बच्चों में कितना जाएगा? 23 पेयर्स ही जाएगा। यानी हम सब मानव सब में केवल कितने जो है क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर होते हैं, यानी संख्या में 46 होते हैं। न इससे एक अधिक होना चाहिए, न इससे एक कम होना चाहिए, हमेशा पेयर में ही होना चाहिए। अगर पेयर में नहीं जाएगा तो हमेशा कोई ना कोई समस्या ही लेकर आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 23 पेयर होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं 2 टाइप के। 2 टाइप के क्रोमोसोम कौन कौन होते हैं? तो एक होता है ऑटोसोम, और एक होता है एलोसोम। ध्यान देंगे यहां पर दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑटोसोम क्रोमोसोम और एक हो गया एलोसोम क्रोमोसोम। मानो कि मैं बात किया हूं कुल कितना पेयर? 23 पेयर्स, 23 पेयर्स है। ऑटोसोम और एलोसोम 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। अब ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम और एलोसोम वाले क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? तो याद रखेंगे, ऑटोसोम वाले जो क्रोमोसोम होते हैं यह लड़का और लड़की में इक्वल होते हैं, एक बराबर होते हैं। यानी कि मम्मी पापा में जितने ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम हैं उतना क्रोमोसोम उसके बच्चे में भी जाएगा ही जाएगा, एकदम इक्वल जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, ये ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम एकदम इक्वल जाएंगे। अब इक्वल कितना जाएंगे? तो याद रखिएगा ऑटोसोम वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वह कितना होते हैं? तो ये होते हैं 22 पेयर्स। 22 पेयर का मतलब कितना हो गया? 44। तो इतना तो फिक्स हो गया कि 22 पेयर जो क्रोमोसोम है, यानी 44 जो क्रोमोसोम है, वो लड़का हो या लड़की हो, मम्मी पापा से लड़का होगा तब भी उतने जाएंगे, लड़की होगी तब भी उतने जाएंगे। ये दोनों में इक्वल होते हैं, लड़का लड़की में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 22 पेयर। 22 पेयर बिल्कुल लड़का लड़की में क्या होगा? समान होगा। समान होगा किसमें? समान संख्या में होगा, लड़का एवं लड़की में। अब यहां पर आगे देखिए, तो 44 तो संख्या में इक्वल हो गए। अब यहां पर देखिए एलोसोम वाले जो क्रोमोसोम है वो अब कितना होंगे? तो जब 23 पेयर टोटल संख्या में होता है और 22 पेयर ऑटोसोम ही हो गए, तो केवल कितना पेयर और बचा हुआ है? सिर्फ 1 पेयर बचा हुआ है, और उसी 1 पेयर वाले को हम क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। 1 पेयर किस में होता है? ये एलोसोम वाले में होता है। अब देखिए इसमें क्या अंतर है। ये तो बराबर होते हैं, लड़का होगा तब भी 44 जाएंगे, लड़की होगी तब भी 44 ही जाएंगे, एकदम इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस अब आया? देखिए 1 पेयर का मतलब हो गया यहाँ पर कितना संख्या में? 2।
संख्या में यहाँ पर हो गया 2। अब इनमें क्या है कि एलोसोम वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो लड़का और लड़की दोनों में अलग अलग होते हैं। लड़का लड़की में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लड़की में अलग अलग होते हैं। अब देखिए कैसे होंगे, तो एक पेयर का मतलब हो गया 2। अब कैसे होता है देखिए, ये आपका हो गया मेल, ठीक है ना, और ये आपका हो गया फीमेल। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। अगर लड़का होगा तो लड़कों में कौन सा एलोसोम होता है? तो लड़कों में होता है एक्स और वाई वाला पेयर। एक पेयर हो गया एक्स और वाई। तो अब देखिए यहाँ पर लड़की में क्या होता है? तो लड़की में होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम। ये एलोसोम जो होते हैं वो लड़की में क्या होते हैं? एक्स एक्स ही होते हैं, यानी कि दोनों सेम हैं। ये अंतर नहीं है, अंतर केवल किस में दिख रहा है? मेल वाले में दिख रहा है। तो अब देखिए क्या हो गया, 22 पेयर तो मम्मी पापा से उनके बच्चे में गया ही गया, चाहे वो लड़का होगा या लड़की होगी। 44 तो चले गए, बचे कितने? और संख्या में 2 बचे, पेयर में कितने बचे? 1 बचे। जो 2 बचे उसमें से एक जाएगा मम्मी वाला और एक जाएगा पापा वाला। एक जाएगा मम्मी वाला और एक जाएगा पापा वाला, तो इसका मतलब 44 और 2 कितने हो गए? 46। जो एक पेयर और जाना है उसमें से एक क्रोमोसोम जाएगा मम्मी वाला और एक क्रोमोसोम जाएगा पापा वाला। तो अब देखिए यहां पर अंतर क्या आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। हम तो इस बात को समझ गए कि ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम्स की संख्या लड़का लड़की में इक्वल होता है, यानी कि 22 पेयर लड़का होगा तब भी उसमें उतना ही रहेगा, लड़की होगी तब भी उसमें उतना रहेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एलोसोम वाले जो क्रोमोसोम है वहाँ पर अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा कि एलोसोम वाले क्रोमोसोम में जो एक पेयर होता है उस एक पेयर में मेल में होता है XY, फीमेल में होता है क्या? XX। अब देखिए आगे, ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम ये जब लड़का लड़की में इक्वल जाते हैं, अगर ये इक्वल न जाए तो क्या परेशानी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अब सुनिए ध्यान से, ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम इक्वल संख्या में जाते हैं चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं गया, जैसे मान लेते हैं कि 22 पेयर इक्वल जाने वाले हैं लेकिन 18 पेयर तो इक्वल गया, 18 पेयर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 18 पेयर बिल्कुल समान गए। 19वां जब पेयर गया तो 19वें पेयर में भी 2 जाने वाले हैं, लेकिन 2 की जगह पर सिर्फ 1 गया, 1 नहीं गया। अगर 1 नहीं गया तो स्पष्ट है कि 18 पेयर गया है, तो इसका मतलब है कि 36 चला गया, 36 चला गया। लेकिन 19वें पेयर में क्या हुआ, केवल 1 गया, बाकी नहीं गया। उसके बाद से 20वें पेयर से लेके बाकी जितने आपके 23वें पेयर तक हैं वो सब के सब चले गए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो उसके बाद के 4 पेयर गए, इसका मतलब कि 4 दूना 8 ही चला गया। तो 36 और 8 कितना हो गया? 44 और 1 हो गया आपको 45। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमोसोम में एक कमी हो गई। एक पेयर सिंगल चला गया, वो पेयर्स में नहीं गया। तो उस परिस्थिति में जब ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम सिंगल जाएंगे, पेयर में नहीं जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस इंसान में होगा जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक का मतलब समझते हैं ना, जेनेटिक का मतलब होता है आनुवांशिक रोग। एक ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मम्मी पापा को हुआ, मम्मी पापा से उनके बच्चों को हुआ, उनके बच्चों से फिर उनके बच्चों को हुआ, उनके बच्चों से फिर उनके बच्चों को हुआ। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक रोग है। एक ऐसा रोग है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अनुवांशिक रोग है। तो ऐसे इंसान में क्या होगा, जेनेटिक डिजीज हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जब जब पेयर नहीं बनेगा तब तब क्या होगी, यहाँ पर गड़बड़ी होगी। देखिए क्या गड़बड़ी हो गया, उस इंसान में जेनेटिक डिजीज हो गया, एक ऐसी बीमारी हो गई जो कभी अब समाप्त नहीं होगा। यहाँ देखिए एलोसोम वाले क्रोमोसोम कितने होते हैं, एक पेयर, यानी संख्या में कितने, 2 होते हैं। 2 होने क्या बताया कि पापा में XY और मम्मी में क्या होते हैं, XX होते हैं, यानी कि फीमेल में तो समान है।
फीमेल में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक्स एक्स ही है, लेकिन मेल वाले में केवल क्या अंतर दिख रहा है, तो एक में एक्स दिख रहा है और एक में क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है। अब होता क्या है, देखिए अगर पापा वाला एक्स और मम्मी वाला एक्स चला गया, पापा वाला एक्स गया, मम्मी वाला भी एक्स गया, अगर ये दोनों एक्स गया तो क्या होगा, एक्स एक्स, यही ना गया। और एक्स एक्स ये किसके कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, देखिए तो एक्स एक्स किसका कैरेक्टर है, फीमेल का कैरेक्टर है। इसका मतलब कि जो होने वाला बच्चा होगा वो क्या होगा, तो वो गर्ल होगी, वो लड़की होगी। जब मेल का एक्स और फीमेल का एक्स दोनों जाएगा तो उस स्थिति में वो किसके कैरेक्टर को दिखाएगा, फीमेल के कैरेक्टर को दिखाएगा, यानी कि जो बच्चा होगा वो क्या होगी, लड़की होगी। लेकिन अब यहाँ पर समझिए, अगर पापा वाला वाई, पापा वाला कौन गया, वाई गया, और फीमेल में तो एक्स ही होता है तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसमें दोनों एक्स ही हैं। अगर इसका वाई गया और इसका चला गया एक्स, अब मुझे बताइए एक वाई गया और एक्स गया, तो ये वाई एक्स या एक्स वाई ये किसके कैरेक्टर को दिखाया था, एक्स वाई देखिए यहाँ पर ये किसका कैरेक्टर है, मेल का कैरेक्टर है। इसका मतलब कि जो होने वाला बच्चा होगा वो क्या बनेगा, बॉय बनेगा, बॉय बनेगा। तो मुझे एक चीज़ आप बता दीजिए, यहाँ पर जो लिंग निर्धारण करने का काम किया गया बच्चा में, तो यहाँ पर ध्यान क्या देंगे कि फीमेल में तो चूंकि दोनों इक्वल हैं, फीमेल में तो एक्स एक्स ही है, अंतर केवल किस में दिखा, मेल में। क्या दिखा, एक एक्स और एक वाई। यही तो मैंने आपको बताया था कि एलोसोम एक ऐसे क्रोमोसोम का पेयर होता है जो लड़का लड़की में क्या होता है, अलग अलग होता है, लड़का लड़की में अलग अलग होता है। अगर लड़का में होगा तो वाई के साथ एक्स होगा, लड़की होगा तो क्या होगा, एक्स एक्स होगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जेंडर को डिसाइड करने का काम कौन किया, जेंडर डिसाइड करने का काम किसका क्रोमोसोम कर रहा है, मम्मी का क्रोमोसोम कर रहा है कि पापा का क्रोमोसोम कर रहा है, तो मम्मी का तो करेगा ही नहीं, क्योंकि मम्मी में तो एक्स एक्स ही है, दोनों में इक्वल है, तो यहाँ पे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अंतर कहाँ से पड़ेगा, जब मेल के साथ ये मैच करेगा, मेल वाले क्रोमोसोम के साथ मैच करेगा। इसका मतलब कि लिंग निर्धारण का काम मादा के क्रोमोसोम से नहीं होता है, यह किसके क्रोमोसोम से होता है, तो यह पिता के क्रोमोसोम से होता है। लड़का या लड़की का होना ये मम्मी पर निर्भर नहीं है, ये पापा पर निर्भर है। ये अलग बात है कि हमारे समाज में अधिकांशतः जो है औरतों को ही गलत ठहरा दिया जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, जो कि घर का चिराग है। लेकिन यहाँ पर कमी लड़कियों में नहीं है, कमी यहाँ पर किस में हम कहेंगे, लड़कों में कहेंगे, क्योंकि जेंडर को डिटरमाइन करने का काम लड़की वाला क्रोमोसोम नहीं करता है, यह किसका क्रोमोसोम करता है, मेल वाला क्रोमोसोम करता है। अब देखिए यहाँ पर, अब कभी कभी आप ये भी सुने होंगे, कोई आपसे पूछता है कि वो तो सर ठीक है कि लड़का लड़की बन गए तो यहाँ तो दिख गया कि मम्मी वाला एक्स पापा वाला और वाई मिलेगा तो बच्चा होगा, लड़का होगा, और अगर मम्मी का एक्स पापा का भी एक्स मिला तो वो जो बच्चा होगा वो क्या होगी, लड़की होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसजेंडर का केस बन जाता है। ट्रांसजेंडर का मतलब हो गया इनंक का केस बन गया, और ये आपको किन्नर का केस बन गया। तो ये किन्नर का केस कैसे बन जाता है, किन्नर का केस का मतलब है कि उसके अंदर दोनों का गुण आ गया, लड़का का भी गुण और लड़की का भी गुण आ गया। देखिए वो कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा, किन्नर का केस कैसे बन जाता है, ट्रांसजेंडर के केस में क्या होता है। अभी बताइए कि मैंने क्या बताया कि एलोसोम वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, एलोसोम वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में कितना होते हैं, एक पेयर, सिर्फ एक पेयर होते हैं। और जो एक पेयर है इसका मतलब उस संख्या में कितने हैं, दो हैं। और मैंने क्या बताया कि मेल में जो होता है वह कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई, और जो फीमेल में होता है वो फीमेल में कौन होता है, तो एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। और क्या मैंने बताया कि अगर लड़के का एक्स और लड़की का एक्स अगर ये दोनों मिला तो क्या यहाँ पर गया, बच्चे में एक्स एक्स गया, और एक्स एक्स जो क्रोमोसोम गया यह किसके कैरेक्टर को दिखाने का काम करेगा, तो एक्स एक्स वाला किसका कैरेक्टर है, यही ना दिख रहा है यहाँ पर एक्स एक्स, तो ये किसके कैरेक्टर को दिखाया, फीमेल के कैरेक्टर को दिखाया। इसका मतलब कि जो होने वाला बच्चा है वो क्या बनने जा रही है, तो वह लड़की बनने जा रही है, वह लड़की बनने जा रही है। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ट्रांसजेंडर के केस में क्या होता है, ट्रांसजेंडर के केस में कभी भी
लड़की के क्रोमोसोम में कहीं कोई दिक्कत होने से नहीं होता है। ट्रांसजेंडर का केस तभी बनेगा जब लड़का के क्रोमोसोम में दिक्कत होगा। लड़की के क्रोमोसोम से कहीं कोई ट्रांसजेंडर का केस नहीं बनेगा। ये जब भी बनेगा किस में गड़बड़ी होने से, लड़का के क्रोमोसोम में गड़बड़ी होगा तभी जाकर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, पापा का एक्स मम्मी का एक्स दोनों मिला, बच्चा क्या बन रहा है, वो लड़की बन रही है, वो लड़की बन रही है। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, ट्रांसजेंडर में क्या होता है, ट्रांसजेंडर के केस में कि एक्स और एक्स तो ये आया ही, पापा वाला एक्स गया, मम्मी वाला एक्स गया, तो यहाँ पर तो हो गया लड़की, लेकिन पापा का जो वाई है वह भी चला जाता है उस बच्चे में, वह भी चला जाता है उस बच्चे में। तो मुझे बताइए कि अभी तक जो है ये एक्स एक्स आ रहा था और अब एक्स एक्स के साथ एक और कौन आकर जुट गया, वाई जुट गया, ये वाई आकर जुट गया। और वाई जो है ये किसके कैरेक्टर में शामिल है, तो यह मेल के कैरेक्टर में शामिल है। यानी कि अभी तक वो जो बच्चा लड़की बन रही थी उस लड़की के अंदर अब किस प्रकार का कैरेक्टर भी आ जाएगा, तो बॉय वाला कैरेक्टर भी आ जाएगा। यानी कि वह जो बच्चा होगा अब वो लड़की की तरह भी दिखेगी और लड़का की तरह भी दिखेगा। तो हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि वह एक ऐसा अब व्यक्ति हो गया जो कि इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया कि 22 पेयर जो होते हैं, 22 पेयर्स, ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके ऑटोसोम। ये ऑटोसोम होते हैं संख्या में कितना, 44। और ये तो लड़का होगा तब भी उसमें उतना जाएगा, लड़की होगी तब भी उतना जाएगा, तो इतना तो ये गया, ये तो गया ही गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक लड़का का एक्स गया और लड़की का एक एक्स गया, ये भी क्रोमोसोम चला गया, ये क्रोमोसोम गया। अब प्लस इसके साथ एक लड़का वाला वाई वाला क्रोमोसोम भी चला गया, वाई वाला क्रोमोसोम भी चला गया। तो अब मुझे ज़रा बताइए कि ये संख्या में कितना हो गया, ये 44 तो हुआ ही हुआ, प्लस एक पापा वाला गया एक्स, एक हो गया ये, फिर एक मम्मी वाला गया एक्स, एक हो गया, फिर पापा वाला वाई भी साथ में चला गया, एक और चला गया। तो 44 एक 45 एक 46 एक 47, संख्या में कितना हो गया, 47। अब मुझे बताइए कि क्या 47 ये पेयर में है, पेयर में नहीं है। और मैंने क्या बताया था कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में ही होने चाहिए, ये हमेशा पेयर्स में ही जाता है, और यदि इसका पेयर्स नहीं बनेगा तो इसमें गड़बड़ी हो जाएगी, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी। और देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, पेयर नहीं बनने के चलते वह बच्चा अभी तक तो लड़की बनने जा रही थी, लेकिन उस लड़की के अंदर अब लड़का का भी गुण आ गया, उसकी दुनिया ही पूरी तरह से बदल गई, वो अलग दुनिया में अब आ गया, वो ट्रांसजेंडर बन गया, किन्नर बन गया, न हमारे समाज में रहने लायक रहा न लड़कियों के समाज में रहने लायक बना, उसका एक अलग ही दुनिया बन गया। तो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई। यही तो मैंने बात आपको बताया कि जब जब क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनेगा तब तब समस्या होगी, और बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आप दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्रोमोसोम। तो मुझे लगता है कि आप इस बातों को समझ चुके होंगे कि लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है, क्या बताएंगे, पिता के क्रोमोसोम से। किन्नर जो बनते हैं कोई व्यक्ति, किन्नर बनने की स्थिति में हम कहेंगे कि किसके क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने से होती है, तो यह पापा वाले में गड़बड़ी होने से होती है, पापा वाले क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने से मिलती है। उस स्थिति में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आगे देखिए, चलिए अब आगे देखिए, इस क्रोमोसोम के ऊपर अटैच होते हैं जीन, इसके ऊपर क्या अटैच होते हैं, जीन अटैच होते हैं। तो अब हम जीन के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही जीन के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ लेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया गया, डीएनए और आरएनए, डीएनए के ऊपर क्या पाया गया, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाया गया, जीन। तो जीन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्रोमोसोम भी कंप्लीट हो जाएगा, डीएनए आरएनए कंप्लीट है ही, न्यूक्लियस कंप्लीट है ही, तो पूरा सेल का ये एक प्रकार का कंपोनेंट पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। जीन के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पूछते हैं कि जीन की खोज किसने की थी, जीन के खोजकर्ता का नाम बताइए। उसका नाम है जॉनसन। जॉनसन, जीन को खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, जॉनसन थे।
अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जीन क्या करता है, जीन का क्या वर्क है। तो मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जब डीएनए ही एक पिता से उनके बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, जब डीएनए ही एक पिता से उनके बच्चे में ट्रांसफ़र होगा तो डीएनए के साथ साथ क्रोमोसोम भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे और जीन भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये दोनों ट्रांसफ़र होंगे। तो पूरा जेनेटिक मटेरियल को ढोने का काम करता है कौन? डीएनए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल को जब ढोया तो उसके साथ वो जीन को भी लेकर गया, और जब जीन को लेकर जाएगा तो जीन जेनेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, ये कैरेक्टर को दिखाते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत टाइप के जीन पाए जाते हैं, कुछ लंबाई वाले जीन होंगे, कुछ ऐसे जीन होंगे जो हाइट कम करने वाले जीन होंगे, कुछ आँखों का कलर लाने वाले जीन होंगे, कुछ बालों का कलर लाने वाले जीन होंगे, कुछ ऐसे जीन होंगे जो स्किन का कलर लाने का काम करेंगे। तो ये अनेक प्रकार के जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये जीन कैरेक्टर को दिखाते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर को दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? जैसे कभी कभी आप सुने होंगे कि किसी बच्चे के पापा का आँखों का कलर भूरा है तो उनके बच्चे का भी आँखों का कलर कैसा हो गया? भूरा हो गया। पिताजी उनके लंबे हैं तो बच्चा भी काफ़ी लंबा हो गया। माता अगर उनकी नाटी कद की है तो बच्चा भी नाटा हो गया। इस टाइप के सुनते होंगे। अब पिताजी जिस प्रकार से बात करते हैं वैसा ही उनका बच्चा भी बात करता है, जैसा पिताजी का बिहेवियर था बिल्कुल बच्चे का भी बिहेवियर उसी प्रकार से है। तो ये जो माता पिता के लक्षणों को, गुणों को उनके बच्चों तक लेकर जाने का काम करता है, ये कौन करता है? जीन का लेकर जाने का काम करता है। और हम लोगों के शरीर में टोटल 30,000 जीन होते हैं। हम लोगों के ह्यूमन बॉडी के शरीर में टोटल कितने जीन होते हैं? 30,000 जीन होते हैं। तो ये जीन क्या किए? तो ये जेनेटिक कैरेक्टर को ढोने का काम किए। जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब हो गया अनुवांशिक लक्षण को माता पिता से उनके बच्चों तक पहुंचाने का काम करते हैं कौन? जीन। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि जीन के स्टडी को हम क्या कहते हैं, अर्थात स्टडी ऑफ जीन क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ जीन, तो स्टडी ऑफ जीन हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आनुवांशिकी। और यदि आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल वो वैज्ञानिक हैं जिनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का इनको पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले अनुवांशिकी के बारे में रिसर्च किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। मटर के क्रोमोसोम को इन्होंने देखा था, क्योंकि मटर के क्रोमोसोम मात्र 7 पेयर में होते हैं। प्लांट किंगडम में सबसे कम क्रोमोसोम किसका होता है? मटर का होता है। और जितने कम क्रोमोसोम रहेंगे उतना ही एक्सपेरिमेंट करना आसान होगा। यही कारण है कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने अनुवांशिकी का प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे को ही सेलेक्ट किया था। तो ये आपका रहा न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्ट थे उसमें डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और जीन, इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दिया। अब अगले क्लास में हम इस न्यूक्लियस से आगे अर्थात चौथे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक हम आपसे ये कहेंगे कि आप मेरे द्वारा बताए गए सारी बातों को ध्यानपूर्वक 1-2 बार देखें, समझें, और जब बहुत ही अच्छा आपको वीडियो लगे तो वीडियो को आप शेयर करना भी ना भूलेंगे। तो फिर हम अगले क्लास में इसी सेल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।